क्लास 10th वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन टॉपिक को। रिफ्लेक्शन, अब देखिए, दरअसल अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन का मतलब क्या है। सबसे शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए, इसके लिए यूज किया जाए तो हम कह सकते हैं द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, यानी लाइट का किसी सरफेस से बैक होना, टकरा करके बैक होना। बाउंस तभी हो सकता है, जैसे देखिए गेंदबाज जब गेंद फेंकता है तो हम लोग कहते हैं बाउंस किया है। दरअसल क्या हुआ है, सरफेस पर टकराया है और वहां से वो अचानक उठा है। या किसी गेंद को हम फेंकते हैं किसी वाल पर, वाल से जब वो टकराएगा तो वापस आएगा। तो जस्ट उसी तरह है, यानी कि लाइट जब किसी सरफेस से टकराता है और टकरा के वापस आता है, या कई ऐसे भी याद रखिएगा जब सरफेस से टकराएगा तो वापस आएगा ही, तो इस फेनोमेनन को हम लोग रिफ्लेक्शन कहते हैं। यानी कि अगर यहाँ पर कोई वाल है, दैट मीन्स कि यहाँ पर कोई सरफेस है, तो लाइट अगर यहाँ पर आ रहा है तो ये टकरा करके ये वापस आएगा। तो इसी फेनोमेनन को, यानी यहां से लाइट गया, टकराया और ये आ गया वापस, तो इसी फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ऐसा बहुत बार आप देखते होइएगा, खासकर जब मिरर में अपने आप को आप देखते हैं तो क्या वहां क्या होता है, लाइट जो है आपके चेहरे से मिरर के सरफेस पे जाता है और वहां से टकरा करके वापस आता है। ठीक है, तो रिफ्लेक्शन की क्रिया यही है। अब बात यहां पर यह है कि रिफ्लेक्शन जो है, अगर इस सरफेस पर अगर हम बात करें नॉर्मली, जैसे मान लीजिए, हाँ एक बात याद आ गया, हम लोग मिरर के किस हिस्से को समझते नहीं है कि कहां से रिफ्लेक्शन होता है और कहां क्या होता है। आइए मैं बताता हूं आपको। कभी अगर आप मिरर को जनरली अगर खोल के तो नहीं देखे होंगे, फूटा हुआ होगा तो देखे होंगे। मिरर कभी फूट जाता है तो आप देखते हैं मिरर के पीछे वाले हिस्से पर एक पेंट किया गया रहता है। दरअसल क्या है, अगर कोई यहाँ पर मिरर है तो मिरर का जो सबसे पिछला जो सरफेस है उस पर सिल्वर कोट किया गया रहता है। सिल्वर कोट, क्योंकि दुनिया में सबसे बेहतरीन रिफ्लेक्टर अगर माना जाता है तो सिल्वर को माना जाता है। तो सिल्वर का कोटिंग किया गया रहता है और उसके प्रोटेक्शन के लिए एक एडिशनल जो लेयर है, ठीक ना, जो रेड रंग का जो आप लेयर देखते हैं, वो उस सिल्वर कोट के प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया रहता है। तो नॉर्मली अगर हम लोग पढ़ाई करते समय ड्रॉ करते हैं तो ऐसे हम लोग ऐसे बनाते हैं फिगर मिरर के लिए। तो दरअसल ये जो पार्ट होता है ये आपका पेंटेड पार्ट है, ये पेंटेड पार्ट को शो करता है, और ये जो हिस्सा है वह रिफ्लेक्टिंग पार्ट को शो करता है। तो याद रखना है, कहीं भी अगर क्वेश्चन में या कहीं भी अगर दिखाना भी हो या किताब में दिया गया है ऐसे डॉटेड पार्ट, तो समझ लेना है ये पेंटेड पार्ट है, ये हिस्सा ही रिफ्लेक्टेड पार्ट है। अब इस पर एक और चीज मैं बता देना चाहता हूं। मान लीजिए कोई रे यहां से इस सरफेस पर आएगा, तो जो रे किसी सरफेस पर आ रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट रे, यानी द रे कमिंग टू अ सरफेस, वो कहलाएगा इंसिडेंट। तो जब वो आएगा तो उस सरफेस से किसी न किसी पॉइंट पर तो मिलेगा। जिस पॉइंट पर वो मिलता है उस पॉइंट को कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जैसे मान लीजिए वो एक पॉइंट से आ रहा है, ओ पर वो मिला, एक ओ अगर पूछा जाए तो वो इंसिडेंट रे है, लेकिन ओ के बारे में पूछा जाए तो वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है। अब श्योर बात है, जब यहां वो बाउंस करेगा तो वापस जाएगा। मान लीजिए वो बी डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये ओ बी जो है वो क्या है, तो वो है रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर हो गया? यानी कि जो किसी सरफेस पर जो रे आ रहा है, इनकमिंग जो है, उसको हम लोग इंसिडेंट रे कहते हैं। जिस पॉइंट पर मिला वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाएगा, और बाउंसिंग के बाद जो वो जा रहा है उस रे को हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, मान लीजिए हमने ON परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो इधर भी 90 डिग्री बना, इधर भी 90 डिग्री बना।
ये परपेंडिकुलर लाइन याद रखिएगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम लोग नॉर्मल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉर्मल। अब इसका काम खत्म है तो इसको हम लोग हटा देते हैं ताकि थोड़ा सा फिगर लोड कम पड़ जाए। तो ए ओ हो गया इंसिडेंट रे, ओ बी हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ओ एन हो गया क्या? नॉर्मल। आप जानते हैं दो रे के बीच में एक एंगल बनता है, ठीक वैसे ही ए ओ रे है, ओ एन रे है, तो इसके बीच में एक एंगल बन रहा है। वैसा ही एंगल यहां भी बन रहा है। तो इस एंगल का हम नाम किस पर रखें? तो किसी पार्टिकुलर चीज पर नाम रखेंगे जो कि सही होना चाहिए और याद भी रहेगा। ओ एन तो नॉर्मल है, दोनों में कॉमन हो गया है, इसलिए उसको छोड़ दीजिए तो क्या बचा? ये है इंसिडेंट रे, वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे के नाम पर इसका नाम पड़ गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको एंगल आई बोल सकते हैं। और ये है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी एंगल आर। तो यहां पर दो एंगल आप समझ गए, ठीक है। अब यहां पर एक और बात सामने आता है, और वो बात क्या है? तो इस रिफ्लेक्शन का कुछ लॉ बनाया गया है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसको यही हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। पहला लॉ देखिए क्या है, ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये आपका परपेंडिकुलर, ये सभी के सभी अगर देखे जाएं तो एक ही नॉर्मल पर, सभी के सभी नॉर्मल पर ही लाई हैं। दैट मीन कह सकते हो द इंसिडेंट रे कॉमा द रिफ्लेक्टेड रे normal all lie in the same point in a plane। यानी किसी प्लेन में अगर देखा जाए तो सभी के सभी नॉर्मली आप उठा के देखिए, इंसिडेंट रे को आप ए ओ बोल रहे हैं, रिफ्लेक्टेड रे को ओ बी बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर को ओ एन बोल रहे हैं, तो देखिए तो ओ तो सब में कॉमन हुआ। तो ये सभी किसी प्लेन में, ये सभी के सभी एक ही पॉइंट पर होते हैं। और दूसरा जो लॉ है वो क्या है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? इक्वल होता है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से कई सवाल पूछे जाते हैं। देखिए सिंपल सवाल पूछे जाते हैं। आइए मैं दो चार सवाल यहां आपको समझाने का प्रयास करता हूं। अब ये देखिए यहां परपेंडिकुलर हो गया। कई बार पूछेगा कि यहां मान लीजिए 60 डिग्री बन रहा है, तो कहेगा कि एंगल आर कितना है। तो कौन सी बड़ी बात है? अभी तो आप पढ़े कि अगर नॉर्मल है तो ऑटोमेटिक यहां पर क्या बनेगा? 90 डिग्री बनेगा। तो अब सोचिए 60 प्लस एंगल आई, ये मिलकर 90 है, तो एंगल आई क्या हो जाएगा? 90 माइनस 60, दैट मीन्स या 30। और फिर पढ़े हैं लॉ से कि एंगल आई और एंगल आर आपस में क्या होता है? बराबर होता है। तो उस हिसाब से वो भी कितना आ जाएगा? डिग्री हो जाएगा। ऐसा भी सवाल पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि कोई रे आ रहा है, बाउंस के बाद वो जा रहा है, और इस बीच में टोटल जो एंगल बन रहा है, मान लीजिए वो एंगल है कितने का? तो चलिए 80 डिग्री का, ठीक है। तो इस पर कई सवाल पूछे जा सकते हैं। कुछ जानबूझ के ये सवाल पूछेगा, बताइए रिफ्लेक्टेड एंगल और बेस के बीच में कितना एंगल बन रहा है। तो एक बात बताइए, आप तो कह रहे हैं कि इस रे से यानी इंसिडेंट रे से लेकर रिफ्लेक्टेड रे के बीच में 80 डिग्री बन रहा है। तो यहां अगर हम नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं तो ये एंगल आई और एंगल आर तो हो गया। और आप पढ़े हैं यहां बता रहा है कि एंगल आई और एंगल आर दोनों मिलकर 80 है। और आप पढ़े कि एंगल आई और एंगल आर दोनों बराबर होता है, दैट मींस कि दोनों का इक्वल हिस्सा होगा, यानी कितना हो गया? 40 डिग्री। अब ये एंगल आपसे पूछा है, मतलब एंगल आर प्लस मान लीजिए इसका नाम एक्स डाल दीजिए, इक्वल टू 90। ये आपका 40 है, तो 40 प्लस इक्वल टू 90, तो एक्स इक्वल टू क्या आ गया? 50 डिग्री। तो ज्यादा से ज्यादा इसी टाइप का सवाल पूछता है जो आप इजीली बता सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज यहां पर और समझना है कि ये रिफ्लेक्शन जो किसी सरफेस से हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन कैसा प्रकार का होता है या कैसा हो सकता है? तो रिफ्लेक्शन को अगर देखा जाए तो रिफ्लेक्शन दो टाइप का होता है। एक को कहते हैं पैरेलल रिफ्लेक्शन और एक कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। यानी कि पैरेलल और डिफ्यूज दो नाम समझ लीजिए, या सबसे बढ़िया नाम है रेगुलर, ज्यादातर किताबों में मिलेगा रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो
अब समझिए यहां पर क्या है। मान लीजिए ये सरफेस रहा, इस सरफेस पर जो बीम ऑफ लाइट आया, अब यहां देखिए जैसे आया उसी ढंग से ये जा भी रहा है, यानी कि वो पैरेलली आया और पैरेलली चला गया। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कहेंगे रेगुलर रिफ्लेक्शन। लेकिन मान लीजिए किसी सरफेस पर वो आया पैरेलल और कोई गया इधर ईर घाट, कोई गया वीर घाट, कोई गया तीर घाट, कोई गया नीर घाट, अलग अलग गया। दैट मीन्स कि वो पैरेलली आया, लेकिन पैरेलल आने के बाद उसका जो वो स्कैटर्ड कर गया, इधर उधर बिखर गया। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग कहते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन जो है, इसमें आपने क्या देखा, आने का तो प्रॉपर रहा, आया प्रॉपरली, लेकिन जाते समय सारे रेज जो हैं वो सब स्कैटर्ड कर गए। लेकिन रेगुलर रिफ्लेक्शन में वो पैरेलली आया और फिर पैरेलल ही वे में ही गया। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम लोग रेगुलर कहते हैं, जब वो स्कैटर कर जाएगा तो उसे डिफ्यूज कहते हैं। अब एक चीज और है कि रिफ्लेक्शन किन चीजों पर डिपेंड करता है। तो रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो इसके लिए डिपेंड करने वाले जो फैक्टर हैं, सबसे पहला है सरफेस, यानी सरफेस कैसा है, यानी कि सरफेस जो है वो आपका रफ है या स्मूथ है, इस चीज पर डिपेंड करेगा। ये बोर्ड जो है स्मूथ है, यहां पर रिफ्लेक्शन सबसे प्रॉपर होगा, सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर जैसे देखिए इस चीज को समझाते हैं आपको, एक घर है जो बिल्कुल वेल पेंटेड है, बिल्कुल बढ़िया से उसका, समझिए कि आजकल जो हम लोग कहते हैं प्लास्टिक पेंटेड, उस टाइप का सब कुछ किया है, वाल पुट्टी मारा गया है। और एक घर अभी नया नया बना है जिसमें प्लास्टर वगैरह नहीं हुआ है। अब दोनों में आप सेम पावर का बल्ब जलाइए और देखिए कि किस घर में आप प्रॉपरली लाइट को पा रहे हैं। निश्चित है आपका जवाब क्या होगा, जो पेंटेड घर है। तो ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका जो वाल है वो एकदम बिल्कुल स्मूथ है, और जिसका अनप्लास्टर्ड जो घर था उसमें क्या हुआ कि उसका जो वाल है वह रफ है, यानी कि रफ सरफेस पे जो है वह रिफ्लेक्शन जो है सही ढंग से नहीं होता है। इसके बाद है पॉलिश्ड होना, या पॉलिश्ड भी कह सकते हो या सीधे कहो कलर। मैं कहूंगा कलर के बारे में सोचिए। तो कुछ कलर लाइटेड होते हैं और कुछ डार्क होते हैं। तो लाइट रंग जो होता है, यानी हल्का रंग हो या व्हाइट हो सीधे कहिए, यहां पर रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और डार्क रंग जो होता है वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर लेता है। तो याद रखना है कि रिफ्लेक्शन अगर प्रॉपर चाहते हैं तो सबसे पहले तो जो सरफेस हो इसे स्मूथ होना चाहिए, और उसका कलर लाइट या व्हाइट होना चाहिए। लाइटेड कलर हो या व्हाइट कलर हो, सबसे अच्छा हो। अब है कि अगर आप चाहते हैं कि रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं हो तो वो तभी हो सकता है जब वो उसे रफ सरफेस मिल जाए या फिर जो है वो डार्क सरफेस मिल जाए। तो ऐसे कंडीशन में जो होगा वो आपका रिफ्लेक्शन प्रॉपर नहीं होगा। तो ये चीज हम लोगों ने इस टॉपिक में पढ़ा। इसे हम लोगों ने, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो ऑब्जेक्ट होगा, इमेज होगा, मिरर होगा, मिरर का टाइप होगा। ठीक ना? ओके, बाय, गुड नाइट।